हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक। आज की ये वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम की वीडियो नंबर 4 है और आज की ये वीडियो एक प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो है। आज एफबीडी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ढेर सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो एक पेन कॉपी लेके बैठना और अपने मोबाइल को अपने आंखों के सामने रखना। ऐसे झुके हुए पोजीशन में आपको मोबाइल रख के नहीं देखना चाहिए, वरना बैक पेन की या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पढ़ाई का पूरा मूड बना के पेन कॉपी लेके बैठिए। स्टार्ट करते हैं पिछले क्वेश्चन से। पिछली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या क्वेश्चन था? आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप देखना कि आपने सही किया है या नहीं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा था, यहां पे ऐसे कोई वॉल थी, एक ब्लॉक यहां था m1, एक ब्लॉक यहां था m2। हमें इसमें करना क्या है? दोनों का एफबीडी बनाना है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक हो, हमें सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी पहले बनाना चाहिए। तो m2 का एफबीडी हम पहले बनाएंगे, फिर m1 का एफबीडी बनाएंगे। उसमें भी अगर आप चाहते हो कि एकदम अच्छे से आपको चीजें समझ में आए, या आपको टेक्निक बताते हैं कि कैसे आपको अपने रफ कॉपी में इनके एफबीडीज को बनाना चाहिए। इस m2 का एफबीडी यहां और m1 का एफबीडी यहां, यानी ऊपर नीचे एफबीडी बनाने की बजाय, या फिर m1 का एफबीडी यहां, m2 का एफबीडी यहां, यानी लेफ्ट राइट ऐसे बनाने की बजाय अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है तो आप एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ और इन दोनों के एफबीडी को बस थोड़ा सा दूर कर करके बनाओ, यानी एक का एफबीडी यहां पे और एक का एफबीडी यहां पे, ताकि आराम से आपको फोर्सेस दिखे कि कौन सा फोर्स कहां पे लग रहा है, फिर उसका रिएक्शन कहां पे हो रहा है। इस वीडियो में मैं थोड़ा कोशिश करूंगा स्लो पढ़ाने की, और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही स्लो समझा रहा हूं तो ऑप्शन होता है आप वीडियो के प्लेबैक की स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 गुना कर सकते हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप क्लास 11th में हो और पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आराम से देखना। तो चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। एक बड़ा सा ऐसा इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। यहां बनाएंगे एफबीडी सबसे पहले m2 का, और फिर यहां बनाएंगे एफबीडी इस m1 का। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा। इसके एफबीडी में सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा? धरती मां का बल m2g वर्टिकली डाउनवर्ड। किस तरह का फोर्स है? ग्रेविटेशनल। इसका रिएक्शन कहां होगा? अर्थ के सेंटर पे। फिर इसको सॉल्व करने में, इसके एफबीडी को बनाने में और इक्वेशन ऑफ फोर्स लेने में, इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखने में ध्यान देना, ऐसे हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस और ऑब्वियसली वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। ये है हमारी एक्सिस। तो जो भी फोर्स होगा उसे अलोंग एक्स अलोंग वाई हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। कैसे? इसके लिए मैंने एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताई थी कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इस लाइन यानी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस इंक्लाइंड प्लेन वाली लाइन के बीच बनने वाला एंगल अल्फा है। तो इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल और इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन। अगर यहां एंगल अल्फा है तो इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। इस m2g को अब रिजॉल्व करेंगे। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा m2g cos अल्फा और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा m2g sin अल्फा। कोई डाउट नहीं है इतने में? इसके वेट के इस कंपोनेंट m2g cos अल्फा की वजह से ये जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइंड प्लेन वाले सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा, तो बदले में इसके द्वारा इस पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लेते हैं n2, और उसके बाद इस m2g sin अल्फा के कारण इस ऑब्जेक्ट में नीचे जाने की टेंडेंसी है। क्यों भाई? अगर इसको हटा दें, इस वॉल को भी हटा दें और ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो, तो जैसे ही आप इस m2 को रख के छोड़ोगे, m2g sin अल्फा की वजह से ये नीचे सरक जाएगा, तो इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी है ना। तो ये इस m1 को प्रेस कर रहा है, तो अगर ये m2 m1 को प्रेस करेगा तो m1 भी
M2 पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को आप यहां भी बना सकते हो या फिर यहां भी बना सकते हो। इस नॉर्मल रिएक्शन को N0 मान ले। ये N0 क्या है? बाई M1 ऑन M2 नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो N0 है वो M1 और M2 के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसमें हमें इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। सिंस ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, रेस्ट स्टेट में है, तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट स्टेट में होगा तो इस पर फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो अलोंग x भी हमें फोर्सेस बैलेंस करने होंगे और अलोंग y भी हमें फोर्सेस बैलेंस करने होंगे। अब इस M2g को आपको नहीं देखना, इस M2g को आपने अलोंग x और अलोंग y रिजॉल्व कर दिया, तो एक अकेले M2g को हम देखें या दो छोटे छोटे फोर्स M2g cos अल्फा और M2g sin अल्फा को साइमल्टेनियसली एक्ट करते हुए देखें, दोनों एक ही चीज है। तो अब इसे आपको नहीं देखना, इसके बारे में नहीं सोचना। जितना फोर्स अलोंग पॉजिटिव x उतना ही फोर्स अलोंग नेगेटिव x, यानी ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो क्या लिखेंगे? N0 इज इक्वल्स टू M2g sin अल्फा, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन होगा N2 इज इक्वल्स टू M2g cos अल्फा। कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब बनाते हैं इसका FBD। इसमें भी सबसे पहले M1g वर्टिकली डाउनवर्ड, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, ये एंगल भी अल्फा ही होगा। M1g cos अल्फा, उसके परपेंडिकुलर M1g sin अल्फा। इस M1g cos अल्फा की वजह से ये M1 इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा, तो बदले में यहां इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को ले लेते हैं N1। फिर इस M1 पे ये M2 ऐसे प्रेस कर रहा होगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा N0। ये N0 और ये वाला N0 एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये N0 है बाई M1 ऑन M2 और ये N0 है बाई M2 ऑन M1। साथ ही साथ इस M1 के बारे में अगर हम सोचें तो इस M1g sin अल्फा और इस N0 की वजह से जबरदस्त इसमें इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, बट यहां पे क्या लगा हुआ है? वॉल। तो ये M1 इस वॉल को भी प्रेस कर रहा है। अगर ये वॉल कमजोर हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा, तो ये M1 इस वॉल को ऐसे प्रेस कर रहा है। तो अगर M1 वॉल को प्रेस करेगा यानी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वॉल पे इस तरह से, तो एज अ रिएक्शन इस वॉल द्वारा भी M1 पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसको यहीं बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं NW, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। अब इसमें भी फोर्सेस बैलेंस करते हैं। N1 इज इक्वल्स टू होगा M1g cos अल्फा, और अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्सेस को देखें, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है NW इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है M1g sin अल्फा प्लस N0 की वैल्यू आप ऊपर से यहां पे पुट कर देना। पुट करने के बाद NW इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा g sin अल्फा कॉमन M1 प्लस M2 g sin अल्फा। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन था उसमें, कैसे हम लोगों ने FBD बनाया, कैसे फोर्सेस लगाए और कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखे। ये है इक्वेशन ऑफ फोर्सेस। कोई पूछे कि M1 और M2 के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ, तो ये होगा उसका आंसर। कोई पूछे कि वॉल की वजह से M1 पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो ये होगा उसका आंसर। इसमें न्यूमेरिकल डेटा देके भी क्वेश्चन को सेटअप किया जा सकता है, जैसे अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री या 30 डिग्री, M1 की जगह 3 kg, M2 की जगह 2 kg। तो आई होप इतने होशियार तो आप हैं ही कि उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसे मिटाना पड़ता है। क्या करें भाई, महंगा बोर्ड नहीं है कि एक बटन टच किया और सारा कुछ गायब हो गया। बट कोई नहीं, समझने के लिए, समझाने के लिए वैसी हाई फाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से ले लेते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना ले लें? फाई ले लेते। थीटा लेते लेते ये सब बेचारे फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा ये सब बुरा मान जाते हैं कि यार हमारा यूज ही नहीं हो रहा है। अब यहां से
एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है एक ब्लॉक M2 और फिर एक दूसरी स्ट्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है M1। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट लटका हो, चाहे ऐसे वर्टिकली लटका हो चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे लटका हो, और फिर उससे स्ट्रिंग से कोई दूसरा ब्लॉक लटका हो, कनेक्टेड हो, तो नीचे वाले का एबीडी पहले बनाना चाहिए। तो इसमें भी फिर क्या किया जाए, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाए यहाँ M1 और एक यहाँ ले लिया जाए M2। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, फाई। सबसे पहले एबीडी किसका बनाएंगे, M1 का। सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा, M1G, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। कहां होगा रिएक्शन, अर्थ के सेंटर पे। फिर इसके परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन लेंगे, ये एंगल फाई होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है फाई। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, M1G cos फाई। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट M1G sin फाई। यहां एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको N1 मान लिया जाए। अगर इस स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो ये नीचे सरक जाएगा, बट नीचे नहीं सरक रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन उसे रोके हुए है। तो स्ट्रिंग का यहां टेंशन लगेगा। स्ट्रिंग कितनी है, एक है, दो है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो हमें टेंशन भी अलग अलग मानना चाहिए। तो यहां T1 ले लेते हैं। ये इसका कंप्लीट एबीडी। इक्वेशन ऑफ फोर्स में क्या लिखेंगे, N1 इज इक्वल्स टू M1G cos फाई और टेंशन T1 इज इक्वल्स टू M1G sin फाई। कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद अब इसका एबीडी बनाते हैं। M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल फिर से फाई। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट M2G cos फाई, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट M2G sin फाई। ज़्यादा अगर आपको चुल मच रही है कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी चाहो तो एबीडी बना सकते हो, फिर वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड भगा के आप देखना कि आपने जो एबीडी बनाया और जो इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ भी लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या मान लिया जाए, N2। फिर ये बताइए M2 ब्लॉक से कितनी स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन होगा। और टेंशन कैसे हम लगाते हैं, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एक टेंशन यहां लगेगा अवे फ्रॉम द M2, इसको मान लिया जाए T2, और एक टेंशन यहां लगेगा अवे फ्रॉम M2 T1। अब इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें, इस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करें, मतलब इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई याद है ना, ऐसे लिया था हमने एक्स और ऐसे लिया है हमने वाई, इसलिए फोर्सेस को अलोंग एक्स और अलोंग वाई हमने कंपोनेंट किया है। तो अगर अलोंग एक्स फोर्सेस को हम बैलेंस करें, पहले वाई लिख लेते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल्स टू मिलेगा M2G cos फाई, और अलोंग एक्स देखा जाए तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस M2G sin फाई, और T1 की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, इसका मान यहां पे पुट कर देते हैं। तो T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी M1G sin फाई प्लस M2G sin फाई में G sin फाई कॉमन, फिर से हमें मिलेगा M1 प्लस M2G sin फाई। अभी आगे एक से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बना लेना अपनी कॉपी में अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। फिर से एक इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ही ले लेते हैं इस बार। यहां एक बॉल है, एक ब्लॉक है M1, इसको छोड़ दें तो क्या होगा, नीचे सरक जाएगा। यहां बांध देते हैं एक स्ट्रिंग, अब तो नीचे नहीं जाएगा, अब स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन। इसके ऊपर रख देते हैं एक और ब्लॉक और इसका मास ले लेते हैं M2। अगर M2 को भी ऐसे ही छोड़ दें और सारे सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ हों तो ये M2 भी ऐसे नीचे सरक जाएगा। क्या करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं।
ये है हमारा क्वेश्चन और हमें इसमें दोनों का FBD बनाना है। इस केस में हम क्या करेंगे, एक कैविटी यहां बनाएंगे और एक कैविटी यहां बनाएंगे। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का FBD हमें पहले बनाना चाहिए, यानी M2 का FBD यहां और M1 का FBD यहां पे। कोई डाउट नहीं है इसमें। M2 पे सबसे पहला फोर्स M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल होगा थीटा। कैसे थीटा होगा इसमें कोई डाउट नहीं है। अब M2G cos थीटा, इस डायरेक्शन में M2G sin थीटा। M2 M1 के खोपड़ी पे बैठा है, M2 पे M2G का जो ये कंपोनेंट है M2G cos थीटा, इसकी वजह से M2 M1 के सरफेस को ऐसे प्रेस कर रहा है। तो चाहे तो आप यहां भी उस प्रेसिंग नेचर की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो आप यहां लगा सकते हो, N0। ये N0 क्या है, M2 की वजह से M1 पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर M2 M1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो उसका रिएक्शन भी M2 पे होगा। आप चाहे तो यहां भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे ऊपर भी बना सकते हैं। ये N0 और ये N0 एक्शन रिएक्शन है। ये है बाई M2 ऑन M1, ये है बाई M1 ऑन M2। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा। फिर यहां एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा। ये M2 है तो टेंशन को T2 ले लेते हैं। कोई डाउट, कोई फोर्स छूटा तो नहीं है। M2G हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, कांटेक्ट सिर्फ एक जगह है, नॉर्मल रिएक्शन एक ही लगेगा, और एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा। अब यहां पे अगर हम इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें तो क्या होगा, N0 इज इक्वल्स टू M2G cos थीटा, और स्ट्रिंग का टेंशन T2 इज इक्वल्स टू M2G sin थीटा। आई होप आपका भी यही आया होगा अगर आपने वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व किया होगा इसे। तो अब बनाते हैं इसका FBD। M1G, ये एंगल फिर से थीटा, M1G cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M1G sin थीटा। इस M1G cos थीटा और इस N0 वेट का जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, प्लस इसकी खोपड़ी पे जो M2 की वजह से जो एक प्रेसिंग नेचर लग रहा है, या ये जो नॉर्मल रिएक्शन N0 लग रहा है, इसकी वजह से ये M1 इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस को जबरदस्त तरीके से प्रेस कर रहा है। तो अगर M1 इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस को प्रेस कर रहा है, मींस नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो बदले में इसे भी सरफेस द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। उसे आप चाहे तो यहां भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए यहीं बना लेते हैं। इसको क्या लिखा जाए, नॉर्मल रिएक्शन बाई NS लिख दें, नॉर्मल रिएक्शन बाई द सरफेस, कुछ भी ले लो यार। एक यहां स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन लगेगा, इस टेंशन को ले लेते हैं T1। अब इसमें हमें इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखने हैं। अब इस M1G से मतलब नहीं है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में यानी अलोंग X डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो T1 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा M1G sin थीटा, और अगर अलोंग Y फोर्सेस बैलेंस करें तो हमें मिलेगा NS इज इक्वल्स टू M1G cos थीटा प्लस N0। क्यों भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स NS और इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक N0 और एक M1G cos थीटा, वो दोनों ऐड होगा और काउंटर बैलेंस करेगा किसको, NS को। N0 की वैल्यू कहीं निकली है, ये रहा डब्बा, यहां से इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो NS इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा M1G cos थीटा प्लस M2G cos थीटा, यानी NS की वैल्यू आ जाएगी M1 cos थीटा कॉमन, सॉरी M1 प्लस M2G cos थीटा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, उड़ा दिया हम लोगों ने। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, पहले ही मैं आपको दे देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लो, खाली बैठे हो तो इसका FBD बनाओ।
ये टोटल एंगल है 2 थीटा। मीन्स अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाए तो ये एंगल भी होगा थीटा और ये एंगल भी होगा थीटा। चलिए इसको सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। इस ब्लॉक का स्फीयर का मास m ले लेना। इसका मास कितना है? m। करें सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? जैसे फिजिक्स की बुक है, आपने उसको ऐसे खोला और बीच में एक बॉल रख दी, या अपने हाथों को ऐसे खोला, बीच में एक बॉल रख दी, वैसा केस है। उस केस में हमें बॉल का यानी स्फीयर का एफबीडी बनाना है और उस पर लगने वाले फोर्सेस को शो करने के बाद इक्विलिब्रियम से फोर्सेस का इक्वेशन लिखना है। तो बनाते हैं इसका एफबीडी। सबसे पहले लगेगा वेट, धरती मां का बल mg वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं लगेगा। इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी है, जिसकी वजह से ये इस वॉल को और इस वॉल को दोनों को प्रेस करेगा। ऐसा नहीं लगता कि अगर ये लूज हो, यानी हम इसे अगर टाइट ना रखें और ये अगर वेटेड हो, तो इसकी वजह से ये ऐसे, ये वाला जो वॉल है वो इधर चला जाएगा, ये वाला वॉल इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो स्फीयर है वो इन वॉल्स को ऐसे प्रेस कर रहा है, तो बदले में इस वॉल द्वारा भी इस स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ध्यान रहे, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन कैसे होती है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। जो नॉर्मल रिएक्शन उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? हमेशा कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये वॉल तो खुद ही एक टेंजेंट है, इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी। और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अगर आप इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो हमेशा इसके सेंटर से होके जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को आप यहां भी बना सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम यहां पे उसे ट्रांसफर करके बनाएं। मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा इस वॉल की वजह से स्फीयर पे, उसे हम यहां बनाने की बजाय यहां बना रहे हैं, सेंटर पे। कोई डाउट नहीं है? इसको ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन सिंपली n। अच्छा, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि इसमें ये जो स्फीयर है वो सिमेट्रिक पोजीशन में है, इसलिए जितना नॉर्मल रिएक्शन यहां से प्रोड्यूस होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी प्रोड्यूस होगा। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग भी लेंगे तो सॉल्व करने पे वो इक्वल आ जाएगा। बट हमें थोड़ा सा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऐसे भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर सिमेट्रिक केस है तो हम टेंशन को या फिर नॉर्मल रिएक्शन को सेम लें, ताकि हमारा टाइम बचे। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा ठीक उतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी लगेगा। उसको हम यहां बनाने की बजाय कहां बनाएंगे? यहां पे बनाएंगे। और इसकी भी वैल्यू कितनी लेंगे? n। ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब हमें क्या करना है, इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n sin थीटा। वैसे ही इसका भी कंपोनेंट n cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n sin थीटा। आप देख सकते हैं इस पे along हॉरिजॉन्टल या along x फोर्सेस ऑलरेडी बैलेंस है, n sin थीटा इस तरफ और n sin थीटा इस तरफ, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, अगर हम इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन n और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन n डैश अगर लिए होते, सपोज ये n होता और ये n डैश होता, तो हमें मिलता n sin थीटा इज इक्वल्स टू n डैश sin थीटा। sin थीटा फिर से कैंसिल होता और n इज इक्वल्स टू n डैश मिल जाता हमें। मतलब अगर हम नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग भी लेते तो मैथमेटिक्स हमें बता देती कि नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर केस सिमेट्रिक दिखे तो हमें नॉर्मल रिएक्शन सेम ले लेना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें सिर्फ इसका वर्टिकल फोर्स का बैलेंस देखना होगा। n cos थीटा और n cos थीटा सेम डायरेक्शन में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2n cos थीटा, और बैलेंस करेगा किसको? mg को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? इस स्फीयर का मास देके 5 kg 10 kg आपसे पूछा जाएगा भाई नॉर्मल रिएक्शन बताओ, और इस थीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? mg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा।
मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है, इसमें थीटा की वैल्यू जैसे 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करके और m की कोई भी वैल्यू देके आपसे नॉर्मल रिएक्शन निकलवाया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैसे लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया जाए, एक ले लेते हैं स्फीयर, एक और स्फीयर ले लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक जैसे। दोनों का मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। इसमें यहां से एक फोर्स लगाया जा रहा है F। जैसे ग्राउंड, ये एक वॉल, आपने एक बॉल रखा जो ग्राउंड और इस वॉल के कांटेक्ट में हो, फिर उसके कांटेक्ट में एक दूसरा बॉल रखा और दूसरे वाले बॉल पे आपने ऐसे एक फोर्स लगाया F। T कहीं पे भी लगता है वो टेंशन फोर्स होता है, N कहीं पे भी लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होता है। वैसे अगर F कहीं पे भी दिखे तो समझ लेना कि वो एक अप्लाइड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब लगाया गया बल, जो हम लगाते हैं। अब इस केस में इसका एफबीडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। तो इस केस में इसको यहां ले आते हैं और थोड़ा सेपरेट करके एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ng वर्टिकली अपवर्ड। एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है F, अप्लाइड फोर्स है, जिसकी वजह से ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को प्रेस करेगा मींस व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो अगर ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो बदले में ये वाला स्फीयर भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। बस, और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दो जगह कांटेक्ट थे, दो नॉर्मल रिएक्शन हमने लगा दिया, mg लगा दिया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया। क्या लिखेंगे इक्वेशन? n इज इक्वल्स टू f और ng इज इक्वल्स टू mg। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब बनाते हैं इसका एफबीडी। इसके एफबीडी में भी mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ng डैश वर्टिकली अपवर्ड। मैंने F फोर्स से इस वाले स्फीयर को ढकेला, इसने इसको ढकेला और फिर ये अल्टीमेटली इस वॉल को ढकेलेगा। तो ये वाला अगर इस वॉल को ऐसे प्रेस कर रहा है तो बदले में वॉल द्वारा भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा NW। बस, कोई फोर्स छोटा तो नहीं है। इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ng डैश इज इक्वल्स टू mg और साथ ही साथ NW इज इक्वल्स टू n और n की वैल्यू है f। तो NW इज इक्वल्स टू f होगा। f की वैल्यू 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन देके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो आई होप वो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज और आपको बताते हैं। सपोज अगर हमें यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस वॉल की वजह से इस स्फीयर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो निकालना हो, तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम इन दोनों को कंबाइंड एफबीडी मान लेते हैं, मतलब कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं। तो कंबाइंड सिस्टम मानेंगे तो यहाँ पे जो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो हो जाएगा एक इंटरनल फोर्स। तो अब अगर ये दोनों एक सिस्टम हो जाएंगे तो इनका कंबाइंड एफबीडी कैसे बनेगा? सीधे होगा m प्लस m2 mg वर्टिकली डाउनवर्ड। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ, मिलाकर जो नॉर्मल रिएक्शन नेट होगा उसकी वैल्यू इधर, एक अप्लाइड फोर्स इधर और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल इधर। टोटल नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2mg होगा और NW इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा सीधे सीधे F, और वही चीज हमें यहां भी मिल गई। तो आप इस तरीके से भी नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल ऑन द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपने अगल बगल जिन भी ऑब्जेक्ट्स पे नजर पड़े, चाहे वो छत से लटका हुआ पंखा हो, चाहे कमरे में पड़ा हुआ टेबल हो, चाहे दीवार के सहारे टिका हुआ साइकिल हो, हमें एफबीडी के बारे में सोचना चाहिए। उनका एफबीडी कैसे बनेगा इस पे अपना दिमाग लगाना चाहिए कि फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, कैसे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे।
फिजिक्स यहां बोर्ड पे ठीक है पढ़ते हैं हम, बट वो हमारे रियल लाइफ का साइंस है, तो हमें अपने इस रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहां पे कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं और हमने क्या बुक में पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब की बार एक स्फीयर यहां है इस तरीके से, ये एंगल है थीटा, इसका मास है m, और इसमें भी यहां से एक अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है इस पे F। जैसे आपके घर में सीढ़ी होगी, सीढ़ी तो ग्राउंड होगा ऐसे, यहां पे सीढ़ी होगी जिस पे आप चढ़ के जाते होगे, तो यहां इस पोजीशन में एक बॉल रखी हुई है और आप इधर से उस बॉल को ऐसे ढकेल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो F। इस केस में हमें इसका एबीडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखने हैं। कोई डाउट नहीं है? इसका एबीडी इसी में बनाएं, सिंस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है इसलिए इसका एबीडी इसी में निपटा देते हैं। सबसे पहले धरती मैया का बल mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। इस स्फीयर को जब F4 से इधर की ओर ढकेला जाएगा तो वो इस इंक्लाइंड सरफेस को भी प्रेस करेगा, तो प्रेस करेगा तो एक यहां से भी वॉल द्वारा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। कॉमन टेंजेंट में ये सरफेस, ये लाइन ही टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर ही आप नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे। उस नॉर्मल रिएक्शन को आप यहां भी बना सकते हैं ऐसे, ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। इसकी एक्शन लाइन हमेशा कहां से पास होगी? सेंटर से। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इट्स बेटर कि आप इसको यहां बनाने की बजाय इसे आप कहां पे बनाओ, इसे आप यहां भी बना सकते हो, या सबसे अच्छा होगा कि आप इसे सेंटर पे शो करो। ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। कोई डाउट नहीं है? अब इसमें हमें देखना है, अगर हम इस डायरेक्शन में x और इस डायरेक्शन में y माने तो ये फोर्स अलोंग x है, ये फोर्स अलोंग y है। बस इस फोर्स को हमें अलोंग x और अलोंग y रिजॉल्व करना होगा। उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। कोई बताएगा सोच के ये वाला एंगल कितना होगा? टेक योर टाइम, सोचो कितना होगा एंगल। मैंने क्या बताया था? जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट, अगर आपको समझ आ जाए तो। ध्यान से देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। ये लाइन कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका परपेंडिकुलर ये होगा वर्टिकल, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ही ये नॉर्मल रिएक्शन की एक्शन लाइन है। तो अगर यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब इसका कंपोनेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा NW cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा NW sin थीटा। फोर्सेस बैलेंस करेंगे, जितना फोर्स लेफ्ट उतना फोर्स राइट, तो यहां से हमें मिलेगा NW sin थीटा इज इक्वल्स टू F, यानी यहां से होगा NW इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई साइन थीटा, या फिर F कोसेक थीटा। ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। अगर फोर्स की वैल्यू गिवन हो, थीटा की वैल्यू गिवन हो, तो तुरंत हम बता सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल कितना लगेगा। उसके बाद अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे फोर्सेस बैलेंस करें तो अपवर्ड फोर्स कितना है? Ng इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है? Mg प्लस NW cos थीटा। और MW की वैल्यू अगर यहां से हम पुट कर दें इसमें, तो यहां से Ng की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? Mg प्लस NW की जगह F बाई साइन थीटा। F बाई साइन थीटा आप करोगे तो cos बाई साइन हो जाएगा cot, यानी ये आ जाएगा आपका F cot थीटा। क्यों भाई, सही है ना? तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि मेरे और आपके बीच में ऐसे रियल टाइम इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
यहां पे एक बॉल इस तरह से फंसी हुई है। हमें इस केस में स्कैबिडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। मास कितना ले लें, m ले लेते हैं, और ये एंगल भी कितना ले लिया जाए, थीटा ले लेते हैं। स्कैबिडी बनाएं, यहीं पे बना लें, कोई डाउट नहीं है। इसको अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा फिगर है, तो स्कैबिडी सी बना लेते हैं। सबसे पहले mg वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके बाद यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? देखते हैं। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन, बट क्या इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है? इस वाले लाइन के पैरेलल है ये वाला लाइन। तो ध्यान देना, यहां पे ये एंगल थीटा नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि कौन सी दो लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है, और फिर उन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं, और उनके बीच में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो ही उनके बीच बनने वाला एंगल सेम होगा। यहां पे ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा। खैर, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस सरफेस ऑन दिस स्फीयर। उसे आप यहां भी बना सकते हैं, उसे आप यहां भी बना सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उसे यहां पे बनाओ। इसको नॉर्मल रिएक्शन सिंपली n ले लेते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, दिख गया होगा। इस बॉल में ऐसे डाउन द इंक्लाइंड नीचे जाने की टेंडेंसी है, जिसकी वजह से इस वॉल को ये प्रेस कर रहा है। तो वॉल की वजह से भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसे आप यहां भी बना सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप यहां पे उसे शो करें। ये है नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, NW। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, इस पे फोर्सेस बैलेंस करने। बैलेंस करने के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में x और इस डायरेक्शन में y माने, तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी। हमें एक तो इसको रिजॉल्व करना होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इसको भी रिजॉल्व करना होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी दो फोर्सेस को एंगल कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप क्या करो, x एक्सिस इधर ले लो और y एक्सिस आप इधर ले लो। इससे क्या होगा, ये वाला फोर्स पहले से ही अलोंग x है और ये वाला फोर्स पहले से ही अलोंग y है, नेगेटिव y है। तो हमें सिर्फ इसको रिजॉल्व करना होगा, जो कि कंपैरेटिवली आसान होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर हम एंगल निकालने की कोशिश करें, चाहे ये वाला एंगल हमें मिल जाए या फिर ये वाला एंगल हमें मिल जाए, दोनों ही स्थितियों में हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, कोई डाउट नहीं है। इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो यहां पे जो ये वाला एंगल बनेगा ये थीटा होगा। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से बताते हैं। यह एंगल थीटा किस किस लाइंस के बीच में है, एक इस इंक्लाइंड प्लेन वाली लाइन और एक इस वर्टिकल लाइन के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ही ये नॉर्मल रिएक्शन की एक्शन लाइन जा रही है, तो इस लाइन और इसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल का परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल, इन दोनों लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब इसको रिजॉल्व अगर करें तो n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, हमें मिलेगा n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n sin थीटा। अब इसमें अगर आप फोर्सेस बैलेंस करें तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा mg। यहां से पूछा क्या जाएगा आपसे, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से n की वैल्यू आप निकाल लो, mg कोसेक थीटा, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करें तो nw इज इक्वल्स टू n cos थीटा, और n की वैल्यू यहां से पुट कर देना। mg कोसेक मतलब 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें मिला mg cot थीटा। कोई डाउट नहीं है, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन निकल गया और यहां भी नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। होमवर्क का नाम सुनते ही लगता है कि अब वीडियो खत्म होने वाली है, बट ऐसा नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। होमवर्क के लिए आप क्या करना, थोड़ी मेहनत खुद से भी करो यार। एक आप ले लेना स्फीयर यहां पे,
और एक स्फीयर आप ले लेना यहाँ पे, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ये एंगल भी हो सकता है आपको एग्जाम में दे दिया जाए, अगर सपोज ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, बट यहाँ पे मैं इसी में ये वाला एंगल आपको दे देता हूँ, ये है एंगल थीटा। इसमें भी आपको क्या करना है, इसका और इसका एबीडी बनाना है। कैसा एबीडी बनाना, इसको अलग करके थोड़ा सा सेपरेट करके पहले ऊपर वाले का एबीडी बनाना, फिर नीचे वाले का एबीडी बनाना। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एफबीडी का अंत नहीं, यह एफबीडी की शुरुआत है। अब इसमें एक स्फीयर यहां है और एक स्फीयर यहां पे है। बहुत अच्छा फिगर तो मैं नहीं बना पा रहा हूं, बट कोई नहीं, समझने के लिए इतना काफी है। अरे यार जुगाड़, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें इसकी और इसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है, इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर इसको हम पास लाएं तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, इसको और थोड़ा दूर ले जाएं तो ये और नीचे आ जाएगा। इट मींस इसके सेंटर और इसके सेंटर की जो ज्वाइनिंग लाइन है, उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला जो एंगल है वो वेरी कर सकता है। तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो एंगल है वो फिक्स होगा, वो गिवन होगा। तो ये एंगल कितना ले लिया जाए, 60 डिग्री ले लें या थीटा ही ले लेते हैं, जनरल काम करते हैं। सपोज इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ये है क्वेश्चन, और ये इस तरह से टिका हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हमें इसका भी एबीडी बनाना है, इसका भी एबीडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखने हैं। तो इसमें भी क्या करें, हम इसको ले आते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा सेपरेट करके एक स्फीयर यहाँ और एक स्फीयर है यहाँ, इसका बनाते हैं एबीडी। सबसे पहले किसका एबीडी हमें बनाना चाहिए, ऊपर वाले का। ऊपर वाला कौन सा है, m2। m2 पे पहला कौन सा फोर्स लगा, m2g। किधर होगी डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके बाद इस फोर्स को हमें चाहे तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें सिंस नीचे जाने की टेंडेंसी, बट ये जा नहीं रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, इस स्फीयर की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। उस नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही इसके वेट m2g को बैलेंस करेगा। तो यहां पे लगाते हैं, अगर हम यहां से यहां ऐसे सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन बनाएं तो यहां पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन और उसका रिएक्शन इस पे होगा। इस फोर्स को हम चाहे तो यहां बना सकते हैं सेंटर पे, उससे आपको समझने में आसानी होगी। इसको सिंपली n लिख दिया जाए और इसको हम मिटा देते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा है, इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से बड़े वाले स्फीयर पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। ये एंगल मैंने बोला था कितना है, थीटा। इस n का एक कंपोनेंट इधर आएगा n cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा n sin थीटा। इस n cos थीटा की वजह से इस स्फीयर में इस राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी, जिससे ये जो स्फीयर है वो इस वॉल को प्रेस करेगा। तो अगर ये वॉल को प्रेस करेगा तो बदले में वॉल द्वारा भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, जिसे आप यहां सेंटर पे बनाएंगे और क्या लिखेंगे, NW। NW मीन्स व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। कौन सा वॉल, वर्टिकल वॉल। अब इसमें अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो सबसे पहले n sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा m2g। यहां से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी m2g कोसेक थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्फीयर्स हमें मिल गया। और NW इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा n cos थीटा। n की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा m2g cot थीटा। क्यों भाई, m2g कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा, और इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस बाई साइन आपका कॉट थीटा हो जाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल भी हमें मिल गया। अब बनाते हैं इस वाले का एबीडी। उसमें भी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसे बना लिया जाए यहाँ पे। ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है, ये है n, ये वाला n और ये वाला n एक्शन रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका m1g वर्टिकली डाउनवर्ड
उसके बाद ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों भाई, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। अरे यार, इस n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा n sin थीटा। इस m1g और n sin थीटा की वजह से ये छोटा वाला स्फीयर इस ग्राउंड सरफेस को प्रेस करेगा, तो बदले में ग्राउंड सरफेस से इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, इसको लिख देते हैं एनजी, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। और आप देख सकते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब ये बड़ा वाला स्फीयर छोटे वाले स्फीयर पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे होती है, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा तो सेंटर से पास होगा, ये भी और ये वाला भी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट है, उसकी वजह से इस गोले में इस साइड जाने की टेंडेंसी होगी, तो वो इस वॉल को प्रेस करेगा, और वॉल को प्रेस करेगा तो बदले में वॉल द्वारा भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसको लिख दिया जाए एन डब्ल्यू डैश, यानी इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एन डब्ल्यू डैश लिया गया है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन था वो एन डब्ल्यू लिया था हमने। अब इसमें इक्वेशन ऑफ फोर्सेस बैलेंस करने हैं। एन डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू होगा एन कॉस थीटा, और इसमें एन जी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा m1g प्लस एन साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, एन साइन थीटा की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हो m2g, तो यहां पुट कर देना, यहां से एन जी आ जाएगा आपको m1g प्लस m2g। कोई डाउट इसमें? एन साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, इसमें आप पुट कर देना, तो एनजी की वैल्यू मिल जाएगी, और एन की वैल्यू आप चाहे तो यहां से इसमें पुट कर देना, तो उससे आपको एन डब्ल्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो सभी जगह नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बताते हैं। आज बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये एक स्फीयर और इनके ऊपर रखा है ये एक स्फीयर। बन जा भाई। और यहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसका मास m, इसका भी मास m, इसका मास 2m ले लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, फिगर बना के एबीडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखने हैं। पहली बात, इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और इसके सेंटर और इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, और इन दोनों के सेंटर को भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। एबीडी बनाने में क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा और सेपरेट करते हैं, और इसको बड़े वाले स्फीयर को और ऊपर बना लेते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे। इस केस में हमें थोड़ी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले किसका एबीडी बनाना चाहिए हमें, ऊपर वाले स्फीयर का। तो लेट अस स्टार्ट। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 2mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा। क्यों भाई, ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को और इस वाले स्फीयर को प्रेस करेगा, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा। इसको बनाएंगे सेंटर पे, समझाने के लिए अभी आपको यहां बना देते हैं। इसका रिएक्शन यहां पे होगा और इसका रिएक्शन यहां पे होगा। इन दोनों को भी बनाएंगे हम सेंटर पे, यानी एक यहां ऐसे और एक यहां ऐसे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ड्यू टू सिमेट्री आप देख सकते हैं केस सेम है, पोजीशन सेम है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी हमें सेम सेम लेना चाहिए। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम n लें तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन भी n ही होगा। अब इसे हटा देते हैं।
अब इसमें अगर ये एक वर्टिकल लाइन है तो हमें इसमें यहां पे एंगल भी पता होना चाहिए कि एंगल कितना है। सपोज ये एंगल क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। हो सकता है इसकी जगह बड़ा सा स्फीयर हम रखें तो फिर ये सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका एंगल बदल जाएगा। तो क्वेश्चन में एंगल गिवन होगा, चलिए मैं मान लेता हूं यहां पे कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर यहां एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों भाई, कोई डाउट नहीं है? अब इस n का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, n cos 60 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा n sin 60 डिग्री। वैसे ही इस नॉर्मल रिएक्शन का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n sin 60 डिग्री। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी फोर्सेस बैलेंस हैं, n cos 60 n cos 60। अगर हम n1 n2 लिए होते तो भी cos 60 कैंसिल हो जाता और n1 इज इक्वल्स टू हमें n2 मिलता। अब यहाँ पे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करें तो हमें मिलेगा 2n sin 60 इज इक्वल्स टू 2mg। क्यों भाई, टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। इसमें कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, n sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू mg। यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा 2mg डिवाइडेड बाई √3। कोई डाउट? अब इसमें आपको नहीं लगता कि ड्यू टू सिमेट्री जैसा एफबीडी इसका बनेगा ठीक वैसा ही एफबीडी इसका भी बनेगा? तो हमें दोनों के एफबीडी पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक का ही एफबीडी हमें बनाना चाहिए। तो इसका बना लेते हैं। सबसे पहला फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन ऊपर वाले बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसे यहां ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन n। कोई डाउट इसमें? अब उसके बाद अगर हम यहां पे एंगल देखें तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों भाई, यहां पे अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n cos 60 डिग्री, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा n sin 60 डिग्री। इस mg और n sin 60 डिग्री की वजह से इसमें इस ग्राउंड को जबरदस्त तरीके से प्रेस करने की टेंडेंसी डेवलप होगी, प्रेस करेगा तो बदले में ग्राउंड द्वारा भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। इसको लिख लेते हैं ng, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। और इस n cos 60 डिग्री की वजह से, यानी ये ऊपर वाला बड़ा वाला स्फीयर इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इसकी खोपड़ी पे, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे इस स्फीयर में इस लेफ्ट साइड में जाने की टेंडेंसी होगी, यानी इस वॉल को वो प्रेस करेगा। तो वॉल को प्रेस करेगा तो बदले में वॉल से भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। इसको लिख देते हैं NW, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। और कोई फोर्स छूटा तो नहीं है? mg बना लिया हमने, इसका कांटेक्ट 3 जगह है, 3 नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए। तो एक नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल हो गया और एक ये वाला नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सही है बिल्कुल। अब इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें तो NW इज इक्वल्स टू होगा n cos 60 डिग्री। n की वैल्यू यहाँ है, आप रख लेना, मेरे ख्याल से इतना काम तो आप कर ही सकते हो। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो हम लिखेंगे ng इज इक्वल्स टू mg प्लस n sin 60 डिग्री। इसमें भी n की और sin 60 डिग्री की वैल्यू वगैरह रख के ng की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में यही रहने देते हैं। आई होप इतना एफबीडी देखने से आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में भी और ढेर सारे एफबीडी के मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।